नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम लागत और मेहनत में करें बाजरे की खेती। पपीता की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। किसान भाइयों, जैसा अपने जानते हैं कि अभी खरीफ सीजन में बाजरा मुख्य फसल है, तो इस फसल की अपने बुआई कैसे करें, कितनी बीज की मात्रा डालें, इसके ऊपर आज अपने चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अभी जो खरीफ के अंदर अपने बाजरा लगाएंगे तो इसके लिए 3 से 4 हेरो या कल्टीवेटर द्वारा जुताई करके जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तब तक जुताई करके अपने को खेत की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ इस सीज़न में बुआई करने के लिए अपने को अगर रबी सीजन के अंदर आपने गोबर का खाद नहीं डाला है तो वो बुआई के 20 से 25 दिन पहले डाल देना चाहिए, ताकि वो सड़ गल के तैयार हो जाए और जैसे ही अपनी फसल की बुआई होगी तो उसको समय पर उसमें से पोषक तत्व मिलना प्रारंभ हो जाए। प्रदेश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में बाजरा का महत्वपूर्ण स्थान है। जो किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं उन्हें फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक खेत में डालना चाहिए। सामान्य तौर पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही करनी चाहिए। जो किसान भाई असंचित दशा में बाजरा की खेती करना चाहते हैं उन्हें यूरिया 130 किलोग्राम और एसएसपी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। जो किसान संचित दशा में बाजरा की खेती करना चाहते हैं वो यूरिया 100 किलोग्राम और एसएसपी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं। शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। अभी जब अपने किसान भाइयों जब भी बीज बीजते हैं तो अपने को सबसे पहले ही अच्छा बीज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने बाजरे की जो इम्प्रूव्ड किस्में हैं या हाइब्रिड किस्में हैं उनमें से जैसे RH भी 171 है, RH भी 177 है, RH भी 154 है, RH भी 121 है, HHB 67 इम्प्रूव्ड है, HHB 67-2 है, MPMH 17 जो अभी लेटेस्ट अच्छी वैरायटी है, MPMH 21 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इन वैरायटियों का किसान भाई उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपने अच्छी वैरायटी खरीद ली है लेकिन उसमें हम कई बार देखते हैं कि किसान भाई बीज की मात्रा या तो वो कम डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं। तो किसान भाइयों, जो बीज की मात्रा है जो प्रति हेक्टेयर यानी 4 बीघा के अंदर अपने को 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना, पक्का 1 बीघा में 1 किलोग्राम बीज की मात्रा ही डालनी है, ताकि अब उससे अगर पौधों की संख्या सही रहेगी तो उससे अपने को अच्छा उत्पादन मिलेगा और साथ ही साथ उसका पौधे का अच्छा विकास होगा। आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों से अछूती नहीं। ऐसे में बाजरा की बुआई से बीजों को बहुत कम खर्चे में उपचारित करके फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से काफी हद तक बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बीज को नमक के 20% घोल में उपचारित करें। इसके बाद थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन करें और इसके बाद कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजोटोबैक्टर और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। अगर जैसे हम देखते हैं कि किसान भाई जैसे बारिश हो जाती है या होने वाली होती है, मानसून 2 या 3 दिन के लिए कम से कम रहता है, लेकिन वो बारिश हो रही हो तो भी बीज देते हैं। तो थोड़ा सा अगर वो आजकल तो अखबार में भी आती है उसका ध्यान रख करके बुआई करें, मौसम के देख करके बुआई करें ताकि उनको दोबारा बिजाई नहीं करनी पड़े। पौधे से पौधे की दूरी इसमें 10 सेंटीमीटर रखें और या 15 सेंटीमीटर भी रख सकते, 10 से 15 के बीच में, और जो लाइन से लाइन की दूरी वो 30 से 45 सेंटीमीटर रख के अपने बाजरे का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाजरा फसल की अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए बुआई के बाद फसल में कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करना होगा, इस बारे में जानते हैं। जिन किसान भाइयों के
अगर खरपतवार की समस्या या ज़मीन ज़्यादा है और पिछली सीजन में भी बहुत ज़्यादा खरपतवार आए थे, तो वो किसान भाई बाजरे के अंदर एट्राजिन 50% की जो दवा आती है शाकनाशी जिसको बोलते हैं, उसका 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद और अंकुरण से पहले डाल सकते हैं, या जिसको अर्ली इमरजेंसी बोलते हैं, या इसके 15 से 20 दिन बाद में भी इसका स्प्रे करके अपने जो बाजरे के अंदर खरपतवार है उनका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में पपीता की खेती करके किसान अच्छी आय कमा रहे हैं और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई पपीता का बाग लगाना चाहते हैं तो वो पपीता की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और किस प्रकार से करें इसकी खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार सिंह। पपीता जो है मैक्सिको और अमेरिका से लाई हुई फसल है। उसकी खेती उत्तर भारत में बड़े सफलतापूर्वक की जा रही है। पपीता के लिए एक अच्छी जल निकास वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसमें पानी रुके नहीं। पपीते के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पपीते की कौन सी प्रजाति का हम चयन करें जिससे कि जो है हमारा फसल अच्छे और गुणवत्ता युक्त तैयार हो। किसान भाइयों, हमारे यहाँ पपीते की प्रजाति कुर्ग हनी ड्यू, पूषा नन्हा, पूषा की तमाम प्रजातियाँ जो ओपी प्रजातियाँ, ओपन पॉलिनेटेड प्रजातियाँ हैं, वो हमारे यहाँ अच्छे से वो चलती हैं और उनका जो है प्रबंधन अच्छा होता है। हमारे यहाँ किसान भाई उसका प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि वो पपीते का जो बीज है वो या तो लोकल स्तर पे सिलेक्शन से निकाली गई हो या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से, ऐसे संस्थान से जिस पे कि भरोसा किया जाए, जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं उनसे लिया जाए। पपीते की नर्सरी के लिए ऊंची बेड तैयार करते हैं जहां पानी इकट्ठा ना हो। जिस प्रकार से प्याज या अन्य सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से नर्सरी बेड तैयार कर बीजों की बुआई करें। नर्सरी बेड में पौधा जब 25 से 30 दिन का हो जाए तब इसे पॉली बैग में लगा दें। पॉली बैग में पौधे लगाने से पौधे मजबूत हो जाते हैं और खेत में रोपने के बाद आसानी से लग जाते हैं। पपीता जो है कुल 9 महीने की फसल है। 9-10 महीने में फल पूरा हो जाता है। इसलिए जो है बारिश के पहले ही पपीते का रोपण कर लें। रोपण के पहले गड्ढा बना लें। गड्ढा बना के उसमें सड़ी गोबर की खाद 1 टोकरी, नीम की खली मिल जाए, नीम की खली, हड्डी का चूरा, ये सब डाल के मिट्टी को बंद कर दें। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद जब कादे से वो खाद सड़ जाए तब इसके बाद जो है उसमें पपीते का रोपण करें। 1.8 से 2 मीटर की दूरी पर पौधे से पौधे और लाइन से लाइन पपीते की दूरी करके ही पौधे का रोपण करें, जिससे पपीते का ग्रोथ अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा। अगर दीमक का प्रकोप कहीं खेत में है तो उसमें जो है 4-8-10G नाम की दवा या और कोई टर्माइट कंट्रोल की दवा आप डाल के उसको जो है लगा सकते हैं और उससे जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप ऐसी किस्म लगा रहे हैं जिसमें से कुछ किस्मों में फल आते हैं और कुछ पौधों में केवल फूल आते हैं, ऐसी किस्मों के 2 पौधों का एक साथ रोपण करें और जब फूल फल आना शुरू हो उस समय 10 फल देने वाले पौधों पर एक नर पौधा छोड़ते हुए अन्य सभी नर पौधों को काटकर निकाल दें। किसान भाई ध्यान दें, पपीते में अक्सर पाद गलन, उसकी जड़ें और उसका जो है तने अक्सर गलने की बीमारी होती है। उसमें ध्यान दें कि पपीते के खेत में कहीं पानी ना रुके। पानी अगर रुकता है तो वहाँ पे जो है इस तरह की समस्या होने लगती है। इसके लिए ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसा कहीं पानी 1 दिन 2 दिन रुक गया तो उसके लिए जो है किसी फंगिसाइड, कार्बेंडाजिम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन सब का 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के उसका घोल ज़मीन में डाल देते हैं, जिससे कि ये बीमारी समाप्त हो जाए और पौधे जो है हमारे स्वस्थ चलें। पपीते की मेन बीमारी किसान भाई जिससे बहुत परेशान रहते हैं वो है उसका पपीते का कर्ल, गुरचा रोग। पपीते की पत्तियां कर्ल कर जाती हैं। वो जो है वायरल डिजीज़ है
वो जो है उसको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए किसान भाई हमारे पपीते के खेत में अगर एक भी पौधे में अगर इस तरह की कोई बीमारी लगती है तो उस पौधे को तुरंत खेत से उखाड़ के उसको मिट्टी में दबा दें या कहीं जला दें। इसको करने से वो बीमारी एक से दूसरे में बढ़ नहीं पाती है। और किसान भाई हमारे जैविक दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए जो है नीम ऑयल या नीम एक्सट्रैक्ट से बनी हुई दवाएं, उनका जो है 5 से 10 ml पर लीटर पानी में मिला के उसका भी छिड़काव हम कर सकते हैं। इससे भी जो है रोग का रोकथाम होता है और फसल हमारी सुरक्षित होती है। और उसमें जो है कोई इंसेक्टिसाइड जो कि बैन ना हो, उसमें जो है आप 1 से 1.5 ml या 2 ml पर लीटर पानी में मिला के करेंगे। हर प्रजाति का अलग अलग डोज है, उस हिसाब से आप उसको मिला के उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा फसल सुरक्षित रहेगा और उस पर किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं लगेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन को किसान बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधुबाक्सों में कई शत्रु कीट अपना घर बनाकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में। बहुत अच्छी तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन उनको तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे उसमें बहुत तरह के रोग और उसमें कीड़ों के लगते हैं। तो आज हम संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह के रोग और कीड़े मुख्यतः परेशानी पैदा करते हैं। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से अकैरिना रोग लगता है, जो कि अष्टपदी माइट्स की वजह से लगता है। और इसमें जो सबसे बड़ा समस्या रहता है वो वरुआ माइट का रहता है। तो वरुआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं और यह मतलब चूस लेता है जिसमें वयस्क हैं और शिशु हैं। मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि नर पशुओं को, ये नर मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे हमारे जीव जंतुओं में और हमारे मनुष्यों में जिस तरह से मच्छर हमारा खून चूसते हैं, उसी तरह उसमें वो एक चीज़ और देखा गया है कि जो 10 दिन से कम आयु के जो शिशु रहते हैं, उनका रस चूसने में इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में यह कीट होता है, उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है, जिसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये उसके सिम्टम हुए और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं, जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के लिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और वह ऋतु जिसमें अकाल का समय होता है, जबकि उनके पास बहुत उपलब्धता नहीं होती है खाने की, परागण की, तब उस समय उसका ज़्यादा अटैक रहता है। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जाकर के उनको रोक देते हैं।
उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं और उसमें जाकर के शहद का और धीरे शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल, एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते हैं और इसके धुआं से भी काफ़ी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। तो इसके अलावा बहुत सारे पक्षियां भी है जो कि लूट ले जाती हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता का द्वार है उसको छोटा रखते हैं। और हमेशा जब मधुमक्खी में जब जैसे एक समय आता है जिसमें कि अकाल की अवधि होती है, जबकि बहुत सारे फूल पौधे नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो उस समय उनके खाने की व्यवस्था का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि उनको चीनी का घोल हमेशा समय समय पे देते रहना चाहिए। और हमेशा मधुमक्खी पालक जितने भी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि वो प्रतिदिन देखें और उसमें समस्या को समझें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं प्रतिदिन वहाँ पे विजिट करने से, घूमने से। और इस तरह का अगर उनको प्रकोप दिखे तो इस तरह के रोगों का निस्तारण करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लोहरा, जिला जयपुर के कृषक नागेश कुमार ने। यह सफेद लट कीट के समेकित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नागेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम सफेद लट के बारे में बात करेंगे। इनका जीवन चक्र और प्रबंधन कैसे किया जाए। इस लट को सामान्यतः भाषा में गोजा लट, सफेद लट या जून बिटल के नाम से जाना जाता है। ये कीड़ा बहुत ही खतरनाक कीड़ा है जो अनुकूल परिस्थितियों में 90% तक फसल को चौपट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय ये भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या इस कीट से 50 से 100% तक नुकसान देखा गया है। एक लट अपने आसपास के करीब 5 से 7 पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें सुखा देती है। अतः इनकी रोकथाम हेतु समन्वित कीट प्रबंधन को अपनाने की आवश्यकता होती है। तो इस कीड़े का प्रबंधन से पहले मैं उसका जीवन चक्र के कुछ अंश बताऊंगा आपको। यह कीट जमीन के अंदर अपने अंडे देता है। और कैसे देता है ये? जैसे ही पहली मानसून की बरसात होगी तो इस कीट के भृंग यानी इस कीट के वयस्क बाहर निकलेंगे। और वो बाहर कब निकलेंगे? वो रात को 6:45 बजे शाम को बाहर निकलेंगे और पेड़ों पर बैठ के प्रजनन क्रिया करेंगे। प्रजनन क्रिया जैसे ये बाहर निकलेंगे, एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रजनन क्रिया करने से पहले ये पेड़ों की पत्तियां खाएंगे। तो जैसे ये बाहर निकलेंगे, पेड़ों की पत्तियां खाएंगे, वहाँ प्रजनन होगा और सुबह 4:45 बजे वापस ये जमीन में जाके और अंडे देते हैं। तो आपका जो ध्यान रखने वाली है मानसून की पहली बरसात, जैसे ये कीड़ा अंडे देगा फिर वही इनका चक्कर चलता रहेगा। तो किसान भाइयों को उसी टाइम ध्यान देने की बात है। जैसे ही अंडे देते हैं उससे जब छोटी लट निकलती है उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो पता नहीं लग पाता। फिर जैसे ही दूसरी स्टेज आती है और जब इसकी तीसरी स्टेज
जो अपने अंग्रेजी के सी आकार की होती है, वो सबसे खतरनाक और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और पौधों की जड़ें सीधी काटती है और नुकसान हो जाता है, पौधा मर जाता है। और फिर उस लट से ये वैसे कीट बन जाता है और ये वैसे कीट सुसुप्त अवस्था में काफ़ी लंबे समय तक ज़मीन में पड़ा रहता है और फिर जैसे अगले साल फिर बारिश आएगी तो फिर वो ज़मीन से निकल के पेड़ पौधों की पत्तियां खाएगा। और ज़्यादा किसको खाते हैं? नीम, खेजड़ी और बेर, इनको ज़्यादा ये खाते हैं। ये एक साल में अपनी एक पीढ़ी पूरी करता है। कीट के भृंग नियंत्रण के समय यह ध्यान रहे कि किसानों का यह प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए, अन्यथा भृंग का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा। सबसे पहलू यह है कि अपने को बरसात का ध्यान रखना। जैसे ही मानसून की पहली बरसात आई उसी टाइम अपने खेत के आसपास प्रकाश पाश लगा दें, लाइट ट्रैप जिसको बोलते हैं, और उससे आपके काफ़ी मतलब 40% तक इस कीट का कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ ही आसपास के पेड़ पौधों की कटाई छटाई कर दें, जिससे उस लट को या उसके लट के वैस को खाने के लिए मिलेगा नहीं कुछ, तो वो वैसे मर जाएंगे। या कटाई छटाई नहीं कर पा रहे किसान भाई, तो उसके ऊपर इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL यानी 17.8 SL दवा 1 ml 3 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दें। उसका वैसे कीट बाहर निकलेगा, वो उनको जैसे ही पत्तियां खाएंगे वो मर जाएंगे और वो अंडे नहीं दे पाएंगे। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।